नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज पेश किया गया है बजट। बिहार नहीं, सॉरी, इंडियन बजट पेश किया गया है, बिहार बजट नहीं। आप गलत मत सोचिएगा। ये कोई बिहार बजट नहीं है, ये अपना बजट है। ये बात और है कि इसमें बिहार की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं कुछ निटी-ग्रिटीज़ जो आज के बजट में दिखी और जो शायद एग्ज़ाम जहाँ पे क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख सकता है, कोई भी एग्ज़ाम रख सकता है। आइए चेक करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जल्दी से कुछ चीज़ें बता दें। 7 दिन का फ्री ट्रायल चालू हो रहा है हमारे ऐप का। सारे डॉक्यूमेंट, सारे वीडियो, सारे पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है फॉर फ्री। सीएमसी कोड डालिए, जुड़ जाइए। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल का लाभ उठाइए। चालू करते हैं सेशन। तो आज का जो मेन मुद्दा हमने देखने की कोशिश की बजट में, वो ये था कि आपको बात करनी है अन्नदाता, नारी, गरीब और यूथ की। अन्नदाता की अगर हम थोड़ी-सी बात सोचने की और खोजने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो रिफॉर्म देखने को मिला वो ये था कि किसान क्रेडिट कार्ड में अब और लोन लेने की क्षमता मिल जाएगी। मतलब 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। हालाँकि अगर हम इसका थोड़ा एक ऐसा फेस देखें जहाँ पे हम एक एनालिसिस कर सकेंगे, तो कई बार ये आरोप लगा है कि किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया रियल एस्टेट में, परचेज़ कर लिए व्हीकल्स को, हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को भेज दिया है फॉरेन में इस पैसे का यूज़ करके। तो 5 लाख से अब मोर लोन दैन और मतलब पहले से लोन बढ़ा दिया, 5 लाख तक का लोन अब इसमें हो गया है। खैर एक और यहाँ बात थी कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की भी बात की गई है। हालाँकि ऐसा नहीं कि पहली बार स्कीम आ रही है। कॉटन के लिए सन 2000 में भी एक बार स्कीम आई थी और सन 2000 से अगर आप आज 2024-25 का देख रहे हैं, तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीटी कॉटन जब से आया, तब से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, तब से इसका प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। खैर अगला जो हमने देखा कि बिहार के लिए ही मखाना बोर्ड बनेगा, जो कि बिहार में बनेगा। बिहार में कुछ लोग तो अब बिल्कुल ऐसा सोच रहे होंगे कि बस कर, अब रुलाएगा क्या। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी चालू किया गया है। हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में एक्चुअली इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है एक बड़ी एरिया पे, भारत सबसे बड़ी एग्रेरियन क्रॉप एरिया पर अपना क्रॉप उगाता है, पर यील्ड कम है हमारे पास। अगर आप कंपेयर करें तो हमारा इंडिया वर्सेस अगर यूएसए देखें, तो पैडी के मामले में इंडिया ब्राजील से भी कम है, चाइना से कम भी है, यूएसए से भी कम है, वेस्ट में भी काफी देशों से कम है। अगर आप वीट का बात कर रहे हैं तो चाइना बहुत आगे है, इंडिया भी ठीक-ठाक कर रहा है। अदर सीरियल से बात करेंगे तो इंडिया फिर से आपको कम दिखाई देता है। मतलब अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, यील्ड बढ़ानी होगी हमें हमारी सीड्स की, जिसके लिए एक मिशन अब हम चालू करने वाले हैं। रही बात दाल की, तो दाल के ऊपर ऐसा नहीं कि पहली बार कोई मिशन आ रहा है। 1986 में हम अगर आपको लेके चलें, तो टेक्निकल मिशंस ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस उस समय भी आया था। उस समय से लेकर आज तक अगर आप देखें तो आप इस समय नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 1 कंज्यूमर और नंबर 1 इंपोर्टर भी हैं। मतलब आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके लिए उतना भी कम पड़ रहा है। आप एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। पर आपका इंपोर्ट भी अच्छा खासा हो रहा है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि शादियों में दाल मखनी तो ठीक-ठाक चल ही रही है और तभी आपका दाल इतना उगाने के बावजूद भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और आप आज भी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और देखते हैं इसमें क्या था। हमने देखा कि एमएसएमईज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। पहला चीज जो हमें देखने को मिला वो था कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा 5 लाख रुपए लिमिट का फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, पर ये माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो और पहले साल में 10 लाख कार्ड ऐसे बांटे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यही सीन है कि आप अच्छे खासे कार्ड ले लो, 10 लाख कार्ड ले लो, हर पे 5 लाख का लिमिट है। अब जोड़ के जरा बताइएगा, 10 लाख कार्ड इंटू 5 लाख का क्रेडिट कितना हो गया, जरा जोड़ के बताइएगा। सीसैट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये पैसा दिया है वो वापस आएगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कितने हद तक हम रिटर्न कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आप इतना पैसा दे रहे हो, रिटर्न कितना आएगा? अच्छा, एक और चीज चालू हुई। जो फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए इंक्लूडिंग विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी चालू किया जा रहा है। टर्म लोन अब तक आपका जो टर्म लोन मिलेगा वो लगभग 2 करोड़ का मिलेगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब अगले 5 साल तक 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की बात की जा रही है। पर सवाल वही है कि अगर आई हैव बोरोड मनी ऑलरेडी, तो क्या मेरा पेइंग कैपेसिटी इतना हो पा रहा है कुछ सालों में भी कि मैं इसको लौटा पाऊं? तो यहाँ पे नेट परफॉर्मिंग, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं आपके, वो शायद बढ़ जाएंगे। अब सरकार इसको बूस्ट करने के लिए तो कर रही है, पर क्या रैशनलाइजेशन आगे तक देखना है, ये हम लोग को अभी थोड़ा समझना पड़ेगा कि कितना आगे जा सकता है। अच्छा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे भी भारत की सरकार ने बहुत कुछ करने की बात की है। सबसे पहले तो ये है कि लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री को बढ़ाओ, जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। 22 लाख लोगों का यहाँ जॉब लग सकता है। टर्नओवर आ सकता है 4 लाख करोड़ का एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़ यहाँ पे हो सकते हैं।
टॉयज की मेड इन इंडिया ब्रांड के टॉयज भी अब होंगे, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ये भी चल रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, इसकी भी बात की जा रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बिहार में लगाया जाएगा ताकि वहां पे भी प्रोसेसिंग, स्किलिंग ये सब हो सके। तो खैर बिहार फिर से आता हुआ और बिहार के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। अच्छा, कुछ अगर हम आपको बताएं क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात बताएं, तो इस समय अगर आप देखें तो क्रेडिट गारंटी जो मिलता है एमएससीज को, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको जब देखते हैं तो करंट 5 आपको है, रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया गया क्रेडिट गारंटी कवर। स्टार्टअप्स को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया, और एक्सपोर्टर एमएसएमई कोई है तो उसका टर्म लोन अप टू 20 करोड़ तक होगा, ये गारंटी कवर के साथ अवेलेबल होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हर बार कि एमएसएमईज को कैसे सेग्रीगेट किया गया। जी हाँ, फिर से डेफिनेशन बदल दी गई है। अब जो आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था तो माइक्रो होता था, अब वो 2.5 हो गया है। टर्नओवर के हिसाब से आप देखेंगे तो 5 करोड़ का अगर टर्नओवर होता था तो माइक्रो कहते थे, अब 10 करोड़ हो गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 10 करोड़ का होता था स्मॉल एंटरप्राइजेस, अब उसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है। और अगर टर्नओवर की बात करेंगे तो जहां 50 करोड़ के किसी आप एंटरप्राइज को स्मॉल बोलते थे, अब आप उसको 100 करोड़ पे बोलोगे। मीडियम एंटरप्राइजेस 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तो आप बोलते थे कि मीडियम एंटरप्राइजेस है, पर अब उसको बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। मतलब अगर आप देखें तो टर्नओवर 250 करोड़ जिसका होता था वो मीडियम होता था, अब उसको 500 करोड़ कर दिया गया है। तो अच्छा खासा टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को रिवाइज यहां पर किया हुआ है। खैर, यूथ की बात करें तो यूथ के लिए बहुत कुछ सोचा इस बजट ने। क्या क्या सोचा ये देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या ऐसा सोच रहा है बजट हमारे यूथ के लिए। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज। जी हाँ, आईआईटीज में सीट्स की बहुत आवाज भी उठ रही थी और इसका एक्सपेंशन होगा। इतना ही नहीं, मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जरूरत है सीट्स की, और 75,000 सीट्स अगले 5 साल में बढ़ेंगी, ये भी कहा जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब, इस समय अटल टिंकरिंग लैब 50,000 स्कूलों में और लगाई जाएगी ताकि लोग अपने और क्यूरोसिटी को जनरेट कर सकें। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी रहेगी ताकि लोग अपने लैंग्वेज में हायर एजुकेशन भी आराम से डिजिटली अवेल अपने आप को करा सकें। 5 नेशनल सेंटर है फॉर एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, ये भी बनने को तैयार है। मतलब यूथ के लिए भी ठीक ठाक फोकस किया गया है इस बजट में। आइए थोड़ा और समझते ब्रॉड चीजों को। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ का 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन से केंद्र सरकार देगी राज्य सरकार को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स। तो एक बहुत अच्छा कॉर्पस दिया जा रहा है 1.5 लाख करोड़ का, और 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन केंद्र सरकार देगी राज्य सरकार को ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सके। कौन? राज्य सरकार। दूसरा, अगर एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो प्लान चल रहा है, इस बजट का एक प्लान है कि 2025-30 तक अच्छा खासा एसेट मोनेटाइजेशन करें, और जो एसेट मोनेटाइज कर रहे हैं उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसको अपने ही लगाएं, सब पीएसयूज में लगाएं और अपने बिजनेसेस में लगाएं। जल जीवन मिशन की बात करें, 100% कवरेज, द मिशन एक्सटेंड्स टिल 2028। 100% की बात की जा रही है कि 100% कवरेज कर देंगे हम 2028 तक। अच्छा, 1 लाख करोड़ अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो 1 लाख करोड़ का अगर आप देख रहे हैं तो पूरा अर्बन सिटी के लिए बन रहा है, सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन के लिए बन रहा है। ये 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यहां पर दिया गया है। तो ठीक ठाक यहां पर अर्बनाइजेशन, ठीक ठाक यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मोनेटाइजेशन और जल जीवन मिशन की यहां पर ठीक ठाक बात की गई है। हैविंग सेड दिस, फिर से बिहार की बात करते हैं तो फ्यूचर नीड्स भी देखे गए बिहार को। तो बिहार को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाएगा फॉर द वेस्टर्न कोसी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जाएगा। बिहार बहुत खुश। पर बाकी के साउथ इंडियन स्टेट सोच रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, हमारे पास आएगा नहीं आएगा पैसा, हमारा क्या हुआ, ये अभी भी परेशानी है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से तो साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत लगे हुए थे कि सर हम इतना विवाद कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो कुछ रिटर्न आना चाहिए। तो कुछ रिटर्न आता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा है। चलिए, न्यूक्लियर एनर्जी का बात करें तो एक बात होता है कि अगर पूरे एनर्जी सेक्टर में मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ रहा हूं अपना न्यूक्लियर एनर्जी का, तो 2%, 2.2% ऐसा अलग अलग रिपोर्ट बताती है। हालांकि कल के इकोनॉमिक सर्वे में तो इसको 1.8 से 2% बताया गया था। पर न्यूक्लियर एनर्जी विकसित भारत के लिए आपको बनाना तो पड़ेगा। तो आपको अगर न्यूक्लियर एनर्जी लाना है तो बाहर के देश आपके यहाँ के प्लांट लगाएं। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, तो आप एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को बदलने वाले हैं, ताकि बाहर के लोग भी और आपके प्राइवेट प्लेयर भी आकर बिना किसी बोझ के, बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर सके प्रोजेक्ट्स के लिए और प्रोजेक्ट्स लगा सके। इससे आपका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा होगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना, 2% के आसपास है। रही बात एक और स्कीम की, हम आपको बताएं, उड़ान। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत 120 नए कनेक्टिविटी डेस्टिनेशंस की बात की जा रही है। दे कैन कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स
नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 साल में 4 करोड़ और पैसेंजर्स को उड़ाने की बात की जा रही है। पर फिलहाल हम एक चेक कर रहे थे कि कितना क्या प्राइस चल रहा है, तो हमें दिखा इस समय अगर आप न्यू दिल्ली से जाना चाहते हैं प्रयागराज, तो 32,000 रुपए आपके टिकट के लगेंगे। तो ठीक है, मतलब ये हम नॉर्मली आपको ऐसे ही बता रहे हैं, उड़ान बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनने चाहिए, फ्लाइट उड़नी चाहिए। चलिए हम अगला देख रहे थे कि बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी में और क्या किया जा रहा है। तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुने गए हैं, जहां स्टेट्स की मदद से आप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। मीनवाइल हम कुछ और भी देख रहे थे कि दूर कहीं जब दिन ढल रहा था तो इतनी भीड़ थी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही पूरा भर चुका है, अब दूसरे के लिए हम क्यों इतना बनाने में लगे। ठीक है, मतलब पैसा आता है, बाहर से लोग आते हैं, पर क्या हम उस कदर मैनेज भी कर पाएंगे? क्या हमारे वहां के लोकल रिसोर्सेस तैयार हैं? क्या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। खैर, यहाँ पे थोड़ा-सा और आगे बढ़ें तो स्किल्स की अगर हम बात करें, आर-एंड-डी की अगर हम बात करें, तो फेलोशिप बढ़ाने की बात की गई है। 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईएससी। सेकंड, 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सामने आकर रिसर्च करना नहीं चाह रहा था, तो उसके पार्टिसिपेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी लिखा गया है। सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स टू बी सेट अप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब सेकंड जीन बैंक की बात की जा रही है फॉर विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स। तो मतलब एक ऑलरेडी है, दूसरा बनाने की बात की जा रही है। तो हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे एग्रीकल्चर में ब्रीडिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सेकंड जीन बैंक बनाने का भी। ज्ञान भारतम मिशन की भी कोशिश की जा रही है, ताकि हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट, अपने हेरिटेज को बचाकर कंजर्व कर सकें, उन्हें सही से रख सकें। नेशनल जियोस्पेशियल मिशन की बात की जा रही है। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा और सारे डेटा को एक जगह रखा जाए, और जियोस्पेशियल अगर पावर आपके पास आ जाएगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से खुद को देख भी पाएंगे, रिसर्च भी, और अपना डेवलपमेंट पैसा भी लगा पाएंगे। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म तो बहुत ही बड़ा था। 12 लाख रुपए तक अगर किसी की भी इनकम है तो उसमें शून्य कर दिया गया है। पर इसके आगे का क्या? अगर मान लीजिए 12 लाख से ज्यादा, तो उसके लिए स्लैब्स दे दिए गए हैं। ये नया रेजिमेंट सुना दिया गया है। नया रेजिम में क्या होगा? 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5% टैक्स, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर अगर है तो 30% टैक्स आपका लगेगा। ये नया रेजिम आ गया है इनकम टैक्स का। हाँ, पर अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है किसी की, तो वहां पे कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स है। अच्छा, पैसे की बात अगर करें कि रुपया आ कहां से रहा है, जो हमारी कमाई है वो कहां से हो रही है, तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आपका जो कमाई का साधन यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो 24%, ये देखिए आप, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 24% आपका सबसे ज्यादा जो पैसा आपके पास आ रहा है वो बोरो करने से आ रहा है, लाइबिलिटी आपके ऊपर बना रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो इनकम टैक्स 22%, इनकम टैक्स से आपको दूसरा आ रहा है, रूपी कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स। थर्ड अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो जीएसटी बहुत बड़ा सेगमेंट प्ले कर रहा है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब इनकम टैक्स आज भी 22% है, जीएसटी 18% के आसपास पहुंच गया, तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स 17% है। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 में करूं तो बोरोइंग एंड लायबिलिटी नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया आपका इनकम टैक्स, नंबर 3 हो गया जीएसटी, नंबर 4 हो गया आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हर बार कोशिश की जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग अपना ध्यान भी लगाएं, और क्वेश्चन अगर मिले तो सॉल्व भी कर पाए। अब पैसा आया है तो कहां जा रहा है? रूपी गोस टू वेयर? तो यहां पे भी एक सवाल है। सबसे ज्यादा पैसा अगर आप देखेंगे तो देखिए 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। रुपी गोज टू वेयर? ये स्टेट के शेयर में ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जा रहा है, मतलब स्टेट के पास जा रहा है। जितना पैसा आ रहा है उसमें से 22% शेयर राज्यों के पास जा रहा है। उसके बाद आप देखें तो 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। जो सरकार ने इतना लाइबिलिटी और उधार लिया है, 20% उसमें जा रहा है, 22% आपका जा रहा है टैक्सेस एंड ड्यूटीज में। तीसरा अगर आप देखिए तो यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कुछ हैं, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, कि हम यहां पर डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कुछ है जिसपे 16% तक जा रहा है, बाकी 8 8 8 आप बहुत देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा है, स्टेट का शेयर सबसे बड़ा है इस समय हमारे आउटगो में, जो 22% है, इंटरेस्ट पेमेंट 20% है, और हमारा 16% है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जहां सरकार पैसा लगा रही है। अच्छा, रिसीट देखते हैं कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना आने की उम्मीद है। तो अगर आप थोड़ा सा बजट एस्टिमेट देखें 25-26 का, तो हम लोग इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि आपके पास 34 लाख करोड़ रुपए आएंगे रेवेन्यू रिसीट के फॉर्म में। कैपिटल रिसीट के फॉर्म में आपके पास आएंगे 16 करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए। तो लगभग अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आपके पास लगभग 50 लाख करोड़ रुपए आने की बात है। पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एक्चुअल था 2023-24 का दिखा रहा है जो 27 लाख करोड़ आए थे,
जो हमारा 2024-25 का रिवाइज एस्टिमेट आया वो है आया है 30 लाख करोड़ के आसपास। तो हमारे पास एक अच्छा चांस दिख रहा है यहां पर सरकार को कि हमारे पास अच्छा खासा यहां पर रिसीट आने वाला है। हो सकता है टैक्स कवर बढ़ेगा, लोग टैक्स नेट में आएंगे और इसलिए यहां पर ठीक ठाक आपका इनकम दिख रही है। अच्छा, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर भी हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, बजटरी एस्टिमेट दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 15.5 लाख करोड़ का। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप दिखा रहे हैं, ये कैपिटल था, रेवेन्यू अगर आप दिखा रहे हैं तो लगभग 39.4 लाख करोड़ का दिखा रहे हैं। मतलब ठीक ठाक हम लोग का खर्चा दिख रहा है यहां पर साफ साफ। तो हमारे पास रिसीट ये आ रही है और हमारे पास एक्सपेंडिचर ये जा रहे हैं। अच्छा खासा खर्चा भी यहां पर दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ डेफिसिट जरूर होगा। अगर फिस्कल डेफिसिट की आप बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट की अगर आप बात करें तो लगातार कम होता हुआ आपको दिख रहा है। फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है तो 6.7 से लगभग हम 4.4 पर आ चुके हैं। ये बजटरी एस्टिमेट है हमारा। इसके ठीक पहले वाला जो आप ये देख रहे हैं पिंक वाले में, यहां पर हम लोग लगभग 4.6 पे अभी हैं। ये हम लोग 4.4 पे लाने की बात कर रहे हैं। इस साल 2025-26 में हम लोग 4.4 तक ले आएंगे अपना फिस्कल डेफिसिट ऑफ व्हाट 4.4% ऑफ जीडीपी हम ले आ जाएंगे अपना फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा 4.4 से 1.5 पे आने की बात है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों में फर्क क्या है? अगर आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का बात करें सर, तो इसमें आप पहले तो वो कंपोनेंट हटा ले जहां पर आप कुछ पैसा सरकार राज्य सरकार को देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो कुछ सरकार जो पैसा दे रही है राज्यों को, उससे राज्य हो सकता है कुछ कैपिटल बनाएंगे, उसको आप हटा दीजिए। जहां पे कैपिटल बन रहा है वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। 3.3 से 0.3 आने का कोशिश किया जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट जो आपका टोटल डेफिसिट आप दिखा रहे हो ना, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, वो भी आपका फिर कम होता दिख रहा है। आपका प्राइमरी डेफिसिट भी कम होता हुआ दिख रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट, आपका जो डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? आपका जो भी डेफिसिट है और आपने जो उसमें से कैपिटल दे रखा है या आपने जो लोन दे रखा है स्टेट्स को, उसमें से आप अपना इंटरेस्ट का पार्ट हटा लो, वो आपका हट जाएगा। तो जो भी आपका ग्रांट है, सॉरी लोन ग्रांट जो है आपका स्टेट को, उसमें से आप अपना हटा लो। कैपिटल आउटले कितना है, वो कैपिटल कितना खर्चा कर दिए, तब आपका आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हम सभी को कम करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड इन नेट रिसीट्स ऑफ द सेंटर अगर देखें, ट्रेंड अगर आप देखें तो अगर देखें तो आप वेवी ट्रेंड बना हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ ही रहा है, घट ही रहा है। तो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखें तो जरूरी नहीं है कि लगातार बढ़ घट रहा है, ये बढ़ा घटा बढ़ा, ये ऐसे चल रहा है। तो स्टेडी तो नहीं होगा जवाब इसका। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड ड्यूटीज अगर आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेडी इंक्रीजिंग टेंडेंसी यहां पे दिखती है, पर यहां पे एक वेवी स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की आप बात करेंगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आपका लगभग एक मेंटेन लेवल पे बना हुआ है। यहां पर 5.8 के आसपास बना हुआ है। पर ये वाला आपको अगर देखें तो अच्छा खासा आपका बढ़ रहा है। 28.4 लाख करोड़ का सेंटर टैक्स रेवेन्यू है, तो वेवी स्ट्रक्चर में है। पर ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड ड्यूटीज लगातार बढ़ते हुए पैटर्न पे दिख रहे हैं। अच्छा, कहां-कहां कितना पैसा दिया गया, एक जल्दी से आपको एक कैप दे दें अगर हम, तो डिफेंस में लगभग 4,91,732 करोड़ लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सॉरी, 4 लाख अगर हमने बोल दिया तो करोड़ हो गया। रूरल डेवलपमेंट में 2,66,000 करोड़। अच्छा, डिफेंस अगर आप बताइए, हम लोग 4,91,000 करोड़ दे रहे हैं, तो यूएसए कितना देता है, चाइना कितना देना है? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि डिफेंस बजट में चाइना कितना देता है अपने और यूएसए कितना देता है? बताइए जरा कि हमारा 4,91,000 करोड़ कहां स्टैंड करता है? सबसे बड़ा वही हो गया। फिर रूरल डेवलपमेंट में 2,66,000 करोड़ गया, होम अफेयर्स में 2,33,000 करोड़ गया, एग्रीकल्चर में 1,71,000 करोड़ गया, एजुकेशन में 1,28 करोड़ गया, 28,000 करोड़ गया, हेल्थ में 98,000 करोड़ गया है, और एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अराउंड 81,000 करोड़ जा रहा है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को लगभग 55,000 करोड़ दिया गया है। तो ठीक-ठाक पैसा भी दिया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये रहा आपके सामने एक बजट का ओवरव्यू और जहां क्वेश्चन बनते हैं। ये लास्ट वाले में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जल्दी से हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो एक क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। 11999 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे 4 बैचेस हैं। आरंभ 2026 का जनवरी 25 और जनवरी 30 से चालू हो चुका है। इग्नाइट इंग्लिश में है, जनवरी 27 से चालू हो चुका है। और शिखर हमारा हिंदी बैच है, जनवरी 18 से चालू हो चुका है। और हमारा 7 दिन का फ्री ट्रायल चालू हो चुका है। जुड़ जाइए अभी, सीएमसी कोड लगाइए और ऐप का पूरा आनंद लीजिए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।